हेलो एवरीवन, दिस इज पवन उपाध्याय एंड वेलकम टू मानव इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मूल विधि। और मूल विधि का 7वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि रीजन बिंग आज से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, बेसिकली हम क्राइम के टॉपिक पे ही समझिए आज से कदम रख दिए हैं। लेकिन क्राइम के टॉपिक पे कदम रखने से पहले ये चीजें हम समझना पड़ेगा कि वो सब सारे सेक्शन, वो धाराएं जहाँ पे हम कुछ अपराध तो करते हैं, अगर सामान्य जनमानस में देखें अपराध तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक आपका अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। तो वो सारी जो सेक्शन आपके सेक्शन है देखेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक है, 76 से लेकर आपका 106 तक। ठीक है, इसको बोलते हैं अध्याय 4 में ये दिया गया है। इसको बोलते हैं साधारण साधारण स्पष्टीकरण। ठीक है, इस लेक्चर में मैं बहुत आराम से चलूंगा। इसमें जो पहले राउंड में चलेंगे, चूंकि जब लास्ट में इसका समरी करूंगा तो टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको मैं पहले सेक्शन वाइज क्लियर करूंगा कि जो धारा वाइज में क्या क्या बातें दी गई हैं। फिर उसके बाद जब जो ये 106 तक पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपको टोटल एक समराइज करूंगा कि कैसे कैसे ट्रिक बना के कैसे कैसे आपको एग्जाम में पूछेगा, तो कैसे आपको याद रखना है। तो इसको साधारण स्पष्टीकरण पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से सेक्शन 6 का रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि सेक्शन 6 ये बोलता है सिंपल शब्दों में कि जहां पर भी अपराध को परिभाषित किया जाएगा, है ना, सिंपल शब्दों में जहां पे भी अपराध को परिभाषित किया जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस अपराध को किया है ना, वहां पे साधारण साधारण स्पष्टीकरण को क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा, माइंड में रखा जाएगा कि इसने जो अपराध किया है ये साधारण स्पष्टीकरण के अंतर्गत आता है कि नहीं। ठीक है, ये चीजें अब इसमें देखते हैं हम लोग 76, एक एक सेक्शन करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सेक्शन इसमें है 76, है ना। 76 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, उसे ये लगता है कि वो क्या है, कानून के द्वारा आपका क्या है, बाध्य है किसी कार्य को करने के लिए, है ना, किसी कार्य को करने के लिए, पहली बात इसमें। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कानून के द्वारा अबाध्य हो, मतलब कानून के द्वारा बाधित नहीं हो लेकिन अबाध्य हो, लेकिन उसे महसूस हो। ठीक है, यहाँ पे उसको महसूस हो, ठीक है, उसको ये लग रहा है कि मैं कानून के द्वारा क्या है, महसूस हो कि मैं कानून के द्वारा बाध्य हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है वही क्या, फैक्ट्स मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। इसको आप लोग यहां पे लिख सकते हैं तथ्यों की भूल या त्रुटि। ठीक है, तथ्यों की भूल या त्रुटि। तो अगर आप तथ्यों की भूल या त्रुटि करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें हमने डील किया था क्या, आर वर्सेस प्रिंस और आर वर्सेस टॉल्सन। तो आर आर वर्सेस प्रिंस में हमने देखा था कि जो एक लड़का रहता है वो ऐसी ही लड़के के संग सहवास कर लेता है जिसकी उम्र 16 साल से कम की होती है। और इंग्लैंड में ऐसा अपराध है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की के संग आपने अगर सहवास किया तो आपको क्या है, आप क्राइम के डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन वो लड़का वहां पे बोलता है कि सर मुझे नहीं पता था कि ये 16 साल की है, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम लोग जो भी हुआ हम लोगों के बीच सहमति से चीजें हुई, है ना, सहमति से हुई। लेकिन वहां पे उस लड़के का, जो प्रिंस नाम का लड़का था, उसकी गलती ये थी, उसने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि वेदर सी इज अ 16 ईयर ओल्ड और नॉट, वो लड़की 16 साल की है या नहीं, ये उसने ये पता करने की कोशिश आपकी नहीं की। तो वहां पे क्या है कि उसने पता करने की कोशिश नहीं की कि जो मेरी गलती हुई है वो तथ्यों की गलती है या कानून की गलती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो उसको पता ये बात थी कि भाई 16 साल की कम उम्र की लड़की के संग अगर इस तरीके से किया जाए तो इंग्लैंड में अपराध है। उसको वहां पे बोला गया कि आपने कानून की गलती की है, आपको माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आर वर्सेस टॉल्सन में हमने देखा था कि एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ, ठीक है, उस आर्मी ऑफिसर के मर जाने के बाद उसको कई जगह तलाशती है,
आर्मी के द्वारा ये वेरीफाइड कर दिया जाता है, हर संस्था के द्वारा, उसके फैमिली के द्वारा वेरीफाइड कर दिया जाता है कि आपके पति की डेथ हो चुकी है और वो लौट के आने वाला नहीं है, और उसका वो वेट करती, 7-8 साल वेट करती है, उसके बाद भी वो नहीं आता तो वो शादी कर लेती। तो उसने उस कंडीशन में पता किया था, मतलब उसने पूरा पता किया, तो वहां पे तथ्य की गलती थी, तथ्य ही उसे गलत बताया गया था कि आपका क्या है कि ये जो आपके पति हैं इनकी डेथ हो चुकी है, और ये बाकायदे जो आपकी कानूनी संस्थाएं हैं उन्होंने बताया था, जो उनके फैमिली मेंबर है सोसाइटी के उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये सब सारी बातों, तो आपको यहाँ पे क्या है, कानून की जो गलतियां हैं वो माफ नहीं की जाएंगी। तो अगर किसी, सपोज दैट, इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कोई कांस्टेबल है और आप क्या हैं, ठीक है, यूपीएसआई का एग्जाम निकाल लिए, यूपीएसआई मान लीजिए आपने इसको बोला भीड़ पे लाठी चार्ज करने के लिए, कहीं पे उसको दरोगा को लगा कि दंगा होने वाला है, कांस्टेबल को बोला कि भीड़ पे आप लाठी चार्ज करो, तो क्या ये मना करेगा? आंसर इज नो, ठीक है, आंसर इज नो, क्योंकि ये कानून के द्वारा बाध्य है, ठीक है, कानून के द्वारा बाध्य है। और इसके दिमाग में, कांस्टेबल के दिमाग में दरोगा ने भरा है कि ये सामने जो भीड़ है ये दंगा करने वाली है, दंगा करने वाली है, इस बात को समझिएगा, दंगा करने वाली है। तो अब इस कांस्टेबल ने सद्भाव के चलते, जो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है, सद्भाव ये होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका मेंसरिया था कि नहीं, सद्भाव, ठीक है, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक उसने ये, इसको रोकने के लिए डंडा उठाया मारने के लिए कि मैं इस भीड़ को नहीं मारूंगा तो ये कहीं ना कहीं दंगा कर देंगे, इसको कानून के द्वारा आपको देखेंगे यहीं पे बाध्य है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका जो इंटेंशन है वो भी, इरादा जो है, दुराशा यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे इरादा क्या, सद्भाव, मतलब मुझे दंगा रोकना है। लेकिन वहीं पे इस कांस्टेबल के दिमाग में ये आया, हो सके यहाँ पे एसआई का जो इरादा हो कुछ और हो, है ना, इरादा कुछ और हो, इरादा कुछ और हो कि चलो यार इसको तुम मारो, ये कुछ दंगा उंगा करने वाला, जिसको तो पता है ये दंगा करने वाला, लेकिन इसको पता है कि ये कुछ नहीं करने वाला है, बस एक दादागिरी दिखाने के लिए आप इस भीड़ पे डंडा चलवा दे रहे हो। ये तो कांस्टेबल है, ये फिर भी नहीं मना कर पाएगा कि साहब ने बोला कि इसको इस तरीके से करोगे तो आपको दंगा फसाद रुकेगा। तो यहाँ पे इसको एक भ्रम हुआ, इस कांस्टेबल को एक भ्रम हुआ कि ये साहब ने बोला है और मैं बाधित हूँ, कानून के द्वारा बाधित हूँ, तो वहां पे तथ्यों की भूल है, ठीक है, वहां पे आपका कांस्टेबल की भूल नहीं है, क्योंकि वहां पे भी वो एक्ट आपका सद्भाव पूर्वक कर रहा है। तो ये आपके 76 में बताया गया है। ओके, अब आते हैं धारा 77 पे। ओके, धारा 77 ये बोलता है कि अगर कोई न्यायालय, ठीक है, जिसको लगता है कि वो जो कर रहा है विधि के द्वारा मान्य है ना, विधि के द्वारा मान्य है, और वो सद्भाव पूर्वक कर रहा है ना, सद्भाव पूर्वक कर रहा है, विधि के द्वारा मान्य है और सद्भाव पूर्वक कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो जज होगा या वो न्यायालय दोषी नहीं होंगे। सपोज दैट कि कोर्ट जज ने, एक जज है, इसने एक वारंट इशू किया और आपने एग्जाम निकाल लिया यूपीएसआई का, तो आप दरोगा बन के चल दिए गिरफ्तार करने, किसको, रमेश को, है ना। फिर इस रमेश को गिरफ्तार करके इस जज के पास लेके आते हैं, तो रमेश नाम तो इस व्यक्ति का है, मगर ये रमेश वो नहीं है जिसको इस जज के सामने प्रेजेंट करना था। तो ये रमेश इस जज को नहीं बोल सकता कि सर आपने ऑर्डर दिया तो मुझे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मेरा नाम भी रमेश है। तो यहां पे आप देखेंगे तथ्यों की भूल हुई है, ठीक है, तथ्य की भूल हो गई है ना, कानून की भूल नहीं हुई है, क्योंकि कानून की भूल माफ नहीं होती है, ठीक है, कानून की भूल या कानून की त्रुटि माफ नहीं होती है, क्योंकि कानून में तो लिखा ही था कि किसको गिरफ्तार करना है, रमेश को, लेकिन तथ्य ही गड़बड़ हो गया कि जिस आदमी को गिरफ्तार करने गए उसका भी नाम क्या था, रमेश था। तो इस जज को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद आते हैं 77 पे, थोड़ा सा 1 मिनट बस रुक जाइए, मैं इंक डाल लूं। तो
इन सब धारा में एक जो विशेष बात है, आप बस ये याद रखिएगा 76-77 में, कि वो कानून के द्वारा उनको लग रहा है कि वो बाध्य हैं इस कार्य करने के लिए, या उनको कहीं तथ्यों की भूल हुई है, कानून की भूल नहीं हुई है। ठीक है, एक तो विधि के द्वारा उनको लग रहा है कि वो बाध्य हैं इस कार्य को करने के लिए, और ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें ही जो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इनको कार्य है और विधि के द्वारा कई जगह ये बाध्य नहीं है, लेकिन वो इनको लग रहा है तथ्यों के अकॉर्डिंग कि ये बाध्य है। जैसे ये दरोगा का एग्जाम्पल, कि ये इसने रमेश की जगह दूसरे रमेश को उठा लाया, तो ये क्यों उठा लाया कि उसको पता है रमेश नाम को उठाना है, गिरफ्तार करना है। तो कागज में तो मेंशन है रमेश, कागज में मेंशन है रमेश, रमेश को भी उठा के लाया, तो कानून के अकॉर्डिंग तो इसने गलती नहीं की, इसने आपकी जो है गलती की तथ्य के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो तथ्यों की त्रुटि, तथ्यों की त्रुटि या भूल आपका क्या है, माफ है। लेकिन यहाँ पे अगर कानून की त्रुटि या कानून का भूल है तो वो माफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि कागज में लिखा है, वारंट में लिखा है आपका रमेश, ठीक है, और ये किसी और को उठा लेता है, ठीक है, किसी को और को उठा लेता है, मान लीजिए रमेश की जगह ये उठा लेता है दिनेश को, है ना, तब ये अपराधी है कि तुम्हें उठाना था रमेश को, तुम उठा लाए दिनेश को। कम से कम इतनी बातें तो पता होनी चाहिए कि कागज में लिखा क्या है, वो क्लियर स्पष्ट करके पढ़ के आओ। ठीक है, अब आते हैं इस पे 78 पे। 78 पे इसमें सिंपल शब्दों पे दिया है कि न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया गया है। ठीक है, इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, फिर से वही बात, कोई भी व्यक्ति सद्भावपूर्वक, है ना, पहली बात। दूसरी बात, उसे लगता है कि विधि द्वारा क्या है, वो बाध्य है, विधि द्वारा बाध्य है। ठीक है, और उससे क्या है, तथ्यों की भूल हुई है, तथ्यों की भूल हुई हो लेकिन कानून की भूल ना हुई हो। ठीक है, तो इसमें भी एग्जांपल आप ले सकते हैं वो दरोगा वाला ही। ठीक है, दरोगा वाला ही ले सकते हैं इसमें। अब इसमें 78 पे आते हैं, क्योंकि देखिए इससे ज्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, केवल बस आपको ये पता करना है कि 78 न्यायालय के ऑर्डर इन सब से, आदेश से रिलेटेड है, और 77 आपका खुद न्यायालय से रिलेटेड है, जो 76 है वो ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड, इसको लगता है कि वो कानून के द्वारा बाध्य है, या उसके बाद तथ्यों की भूल की वजह से उसे ये लगता है कि वो कानून के द्वारा बाध्य है। ठीक है, लेकिन जो सारा एक्ट वो कर रहा है सद्भाव पूर्वक आपका कर रहा है ना। अब ये तो रहा उन व्यक्तियों के द्वारा जिसको लगता है कि वो कानून के द्वारा बाध्य है, या तथ्यों की भूल के द्वारा लगता है कि वो कानून के द्वारा बाध्य है। ठीक है, अब ये चीज है कि ये वो व्यक्ति जो कानून के द्वारा बाध्य तो नहीं है, अब 78 में उनको बोलेगा वो व्यक्ति जो कानून के द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन ये क्या है, कानून के द्वारा न्यायमत है, न्यायमत है। इसका मतलब कि कोई अपराध हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, तो ये केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है जो कानून के द्वारा बाध्य हैं। अगर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं कि आप कानून के द्वारा बाध्य हो तो आप उस क्राइम को रोको। सपोज दैट आप व्यक्ति हो, आप किसी रेपिस्ट को देख रहे हो कि वो रेप कर रहा है ना, आप किसी मर्डरर को देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो आप भी उस पर एक्शन लेके, आपको संदेह लगता है कि आप भी एक्शन लेके आप किसी की जान बचा सकते हो, आप किसी का रेप होने से बचा सकते हो, तो आप कर सकते हो। और ये अधिकार, ये पावर आपको सीआरपीसी की धारा 43 देती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा, ये पूछ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ठीक है, यूपीएसआई दरोगा में पूछ दिया तो। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हम लोग आईपीसी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आईपीसी में क्या है कि जो आपकी सजा है और उनका जो अपराध है और उसका पनिशमेंट, सजा कितनी है, उसके बारे में दिया गया है, और उस अपराधी को पकड़ेंगे कैसे, कैसे कोर्ट तक लेके जाएंगे, वो सारी बातें आपको दिया गया है सीआरपीसी में। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, तो अगर आपको लगता है कि इसने रेप, मर्डर या कोई क्राइम करने जा रहा है और इसको रोक के, हो सके तथ्यों की भूल हो सके कि वो चक्कू लेके तो जा रहा है बट वो किसी का मर्डर करने नहीं जा रहा है। मैंने देखा कि बी जा रहा है कहीं पे चाकू लेके और काफी क्रोधित है, तो मुझे दिमाग में आया कि हो सके ये मार दे, अपने बीवी को मार दे, हो सके तथ्यों की मेरी भूल हो। ठीक है, वो अपने बीवी को मारने नहीं, पता चले कुछ और करने जा रहा था, लेकिन मैंने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया।
है ना। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी, जो परिस्थितियां थी ऐसी क्रिएट हो गई थी कि उसको देख के कोई भी व्यक्ति, एक जो जर्नल, जो साधारण आदमी है, वो यही करता उस परिस्थिति में। उसको देख के ऐसा ही लगता कि कोई और भी उस परिस्थिति में रहता है तो उसको यही लगता है कि ये चाकू लेके अपनी बीवी को मारने जा रहा है। और ये 100 में 100% सारे जितने कॉमन व्यक्ति हैं उनको उस कंडीशन में वो वही करते हैं। तो लेकिन हो सके वो मर्डर करने नहीं जा रहा हो सके वो कुछ नहीं करने जा रहा हो, फिर भी आपने एक डाउट पूर्वक उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, ठीक है। तो आपको वहां पे उस चीज के लिए कोई सजा नहीं होगी, लेकिन वो न्याय मत है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, ठीक है। उस परिस्थिति के बारे में बताना पड़ेगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि साहब ये ऐसे ऐसे करने जा रहा था। और वो तथ्य ऐसे होने चाहिए कि देख के भी आपको एक जज के सामने या दरोगा के सामने ऐसा लगे कि नहीं, सामने वाले को जो स्थिति क्रिएट हो गई थी उस हिसाब से ये लग रहा था कि ये क्राइम करने जा रहा था। तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात को, जो आपको न्याय मत होना चाहिए, मतलब आपको लगता है कि कानून के द्वारा ये चीज मैं कर सकता हूँ, जस्टिफाइड हो, मतलब कानून मुझे इतनी ताकत देता हो, ठीक है। फिर आप दूसरे को उतना ही घायल करेंगे जितना आप कानून ना तोड़ें। सपोज दैट रियल में किसी का रेप हो रहा है, तो आप जिसका रेप हो रहा है उसको तो बचाएं, बट ये नहीं कि रेपिस्ट को मार दें, रेपिस्ट को मौत की सजा आप ही दे दें, ऐसा नहीं। घायल आपको उस हद तक करना है जिस हद तक आप कानून ना तोड़ें, ठीक है। मतलब अगर कोई रेप कर रहा है तो उसको उतना ही मारिए कि वो रेप ना कर सके, एक बार सोचे कि अब करूंगा तो मैं जान से हाथ धो बैठूंगा, ठीक है। तो उसको आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि आपको तुरंत जैसे ही आपने उसको पकड़ा या रोका, ठीक है, घायल किया रोका, तो आपको जो नियर बगल का पुलिस स्टेशन है वहां पे आपको बताना है कि साहब ये क्राइम कर रहा था, ठीक है। ये चीजें न्याय मत होना चाहिए, मतलब कानून के हकदार हो कि हाँ मैं इसको रोक सकता हूँ। ये एक भारत का संविधान या आईपीसी मुझे ये देता है कि मैं अपराध नहीं होने दूंगा। और जैसे उसको आपने घायल किया तो बगल के पुलिस स्टेशन में दोगे। तीसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ये सब आप कर रहे हो किस लिए? सद्भाव पूर्वक। आपका कहीं पे भी उसका, आपका जो भाव था, इरादा था, आपके दिमाग की जो मेंसरिया थी, वो मेंसरिया ना होके बस ये थी कि मुझे इसको बचाना है। घायल तो हुआ, आपको पता है आपने इसको मारा, किसी को मारना अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन आपने इसको इसलिए मारा कि ये रेप और मर्डर कर रहा था, इसलिए मारा, या हो सके कहीं भी चोरी कर रहा था इसलिए आपने इसको पकड़ा। तो आपका जो सद्भाव होना चाहिए इसको मारने का जान से मारने का नहीं होना चाहिए, बस ये सद्भाव होना चाहिए कि इसको मैं उतना ही पनिश करूं, उतना ही मारू पीटूं जितना ये अपराध करे ना। तो इसमें 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, अब आते हैं इसके अगली धारा पे। और ये जाके आईपीसी के बेयर एक्ट से उठाकर आप एक बार पढ़िए। इसके तत्व इंग्रेडिएंट्स जो हैं, आवश्यक तत्व, वो नोट्स में आपको मिलेंगे। बट एक बार आप उसकी चीजों को पढ़िए। इसकी जो धारा मैं प्रोवाइड करूंगा, कि ट्राई करूंगा कि आपके नोट्स में सारी बातें हों, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि एक बार इसके बेयर एक्ट से जो इसकी कानूनी भाषा उसको आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है कि आप उसी एक नॉर्मल कंडीशन में कि आपको पता है कि आपसे कोई अपराध हुआ है, ठीक है, कोई गलती हो गई है, लोगों को पता है एग्जैक्ट, यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि आपने कोई अपराध कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है आपने अपराध नहीं किया, मतलब यहाँ पे आपका कोई इरादा नहीं है, ठीक है। मतलब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज दैट आप कार लेके जा रहे हैं, तो आप कार लेके जा रहे हैं, सामने होता क्या है कि एक अंधी औरत, यहाँ पे कोई ब्लाइंड फीमेल है, वो अचानक से रोड पे आ जाती है, तो उसकी डेथ ना हो जाए, तो आपने कार सीधे ना लिया कि आप इधर लेकर गए, और इधर कोई चाइल्ड है जो अचानक से, ये चाइल्ड भी आ जाता है, ये बच्चा भी आ जाता है, तो आप इसको नहीं मारना चाहते, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में इस बच्चे की क्या हो गई? मौत हो गई। तो वहां पे जो जनता होगी उसको क्या लगेगा कि आपने अपराध किया है, लेकिन आपको यहां लग रहा है कि यार मैंने अपराध नहीं किया, मैं इसको बचाते बचाते यहां पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलता है
80 का मिलता है कि आपने जर्नल डिफेंस में खुद के बचाव में या दूसरे के बचाव में ये कदम उठाए। यहां दोनों बात हो सकती हैं, या तो खुद की बचाव में, खुद की बचाव में, खुद के बचाव में, है ना, या दूसरे के बचाव में, बचाव में आपने कोई कदम उठाया और पता चले अचानक से सामने वाले को वो नुकसान कर गया। ये तो हो गया कार का एग्जाम्पल। पता चला मेरे खेतों में जो होता है आपका ऐसे जानवर जैसे जंगली सुअर हो गए, नीलगाय हो गई, ये आके खेतों की फसलों को, खेतों की, ठीक है, खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप गए इनको मारने के लिए, कानून के द्वारा इनको मारना कोई सजा नहीं है, आप गए इनको मारने के लिए, इनको मारने के लिए, है ना, लेकिन ये गलती से गोली किसी और को लग गई, है ना। तो बात समझिए, यहां पे आप क्या अपना बचा रहे हैं, नुकसान। आप अपना नुकसान बचाना चाहते हैं। वो नुकसान फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, या आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। आपकी जो खेत की फसल है वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप उस अपने खेतों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए गए, लेकिन उसमें नुकसान किसी और का हो गया। आपने गोली मारने की कोशिश की सुअर को, लेकिन वो किसी और को लग गया, ठीक है, सुअर की जगह वो किसी आदमी को लग गया, है ना, किसी आदमी को लग गया और उस आदमी की क्या हो गई, मौत हो गई। तो वहां पे आपको जो धारा 80 है उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन अचानक से ये सब सारी चीजें हो गई, ये बात। इसी तरीके से सपोज दैट तीसरा एग्जांपल, मेरा कोई मर्डर करना चाहता है, मेरा कोई मर्डर करना चाहता है, या फिर मैं एक लड़की हूं, मेरा कोई रेप करना चाहता है। तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में, मेरा इरादा नहीं था सामने वाले को मारना ये वो, लेकिन उसने मेरे ऊपर इतना टॉर्चर किया, मुझे इतना मारा, मुझे इतना मारा, तो कंडीशन ये आ गई थी, या तो मैं उस पर हाथ उठाऊं, है ना, उस पर हाथ उठाऊं, उसको मारूं, या फिर मैं खुद मर जाऊं। तो कंडीशन ये थी। तो अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या परिस्थिति, ये हर केस टू केस पे डिपेंड करता है, अलग अलग केस पे अलग अलग, क्या परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि उसको जान से मारने पर ही मेरी जान बची, ठीक है। अगर परिस्थिति इस हद तक उत्पन्न हो गई थी और आपने ये प्रूव कर दिया कि नहीं सर, अगर मैं उसको जान से नहीं मारती, वो सीरियल किलर था, वो जंगल के बीच ले जाके बच्चों को मारता था, तो मैं एक बच्ची हूं, 12 साल की या बच्चा हूं, अगर मैं उसको नहीं मारता तो आप समझिए मैं उस जंगल से भाग के नहीं आ पाता। मैं ये सोचता कि मैं इसको मारूंगा और ये अपराध हो जाएगा, तो मैं फिर फिलहाल भागू जंगल से, तो वो मेरे पीछे पीछे दौड़ के आता, जहां दूर दूर तक घर नहीं थे, तो वो मुझे पकड़ लेता, फिर से उसी सुनसान जगह पे लेके जाता और मेरा शोषण करता और मुझे मार देता, ठीक है। तो वहां पे मुझे बचने का एक ही टेक्निक था कि दूर दूर तक मैंने देख लिया कि बिना इसको मारे मैं बच नहीं सकता या बच नहीं सकती। तो वहां पे आपको क्या मिलता है, धारा 80 का आपको यहाँ पे व्यवस्था मिलती है। लेकिन आपने यहाँ पे इसमें जो तत्व, इंपॉर्टेंट तत्व है, वो क्या याद रखना है, आपने नुकसान पहुंचाया, लेकिन वहां पे क्या आपका मेंसरिया नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे आपका मेंसरिया नहीं है, इरादा नहीं था। आपने जो किया सद्भाव पूर्वक किया, आपने खुद को बचाने के लिए किया, दूसरे को बचाने के लिए किया, ठीक है। इसमें जो क्षति पहुंचाई किसी को भी, वो क्षति पहुंचाई, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। कानून जितना डिसाइड करता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको जितना लगता है कि हाँ ये दूसरे को बचाने के लिए इतना करना जरूरी था, या मुझको बचाने के लिए उतना करना जरूरी था, उतना ही कीजिए। ये नहीं कि पता चले कि आपको डाउट हो गया कि अरे फलाने गांव में कोई बच्चा किडनैप करने आ रहा है ना, तो केवल शक के बुनियाद पे आप चले गए मारने। आपका काम क्या है कि आपको लग रहा है, डाउट है, तो आप उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए। आप वहां पे दोषी नहीं होंगे, 80 के अंदर बच जाएंगे, है ना। जैसे वो साधुओं वाला जो आपका कांड हुआ महाराष्ट्र में, उस तरीके से कि उनको लगा कि वो बच्चा चोरी करने आ रहा है और 2 साधुओं को पीट पीट के मार दिए वहां पे, बल्कि वो गांव वाले उसको पकड़ के, उन साधुओं को पकड़ के पुलिस के पास लेके जाते, तो पुलिस फिर डिसाइड करती कि वो सही है या गलत। तो वहां पे गांव वाले भी बच जाते, वो साधु अगर उस तरीके की चीजें होती तो वो एक पकड़े जाते, नहीं होते तो फिर छोड़ दिए जाते। फिर लास्ट में आपको पता ये हुआ कि वो निर्दोष थे। तो इट मीन्स कि आप एक डाउट के बेसिस पे, डाउट है आपको तो पकड़िए, पकड़ के ले जाके थाने में बंद कर दीजिए। ये नहीं कि बच्चा चोरी करने कोई आ रहा है तो आप मार दे रहे हैं, ठीक है। गलती किसी से भी हो सकती है, इस बात को समझना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सीडेंट में भी आपको पता है कि किसी से भी हो सकती है, हो सके उसने जानबूझ के ना किया हो, पब्लिक तुरंत उठ के इतना मारने लगती है कि वो मर जाता है। तो वहां पे अगर आपने जबरदस्ती इतना मार दिया, मर गया है, जबकि जान से मारने की आवश्यकता नहीं थी, तो वहां पे आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्षति आपको उतना ही पहुंचाना जितना कानून के द्वारा डिसाइड हो, है ना। मेंसरी आपका नहीं होना चाहिए। तीसरी बात इसमें जो है
कि ये स्वयं को सेल्फ डिफेंस या दूसरे को बचाने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेंसरिया जब नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, सद्भाव, है ना, अच्छे भाव के लिए आपने किया, किसी अपराध को रोकने के लिए किया, ये बात इसमें। ओके, इक्यासी, इक्यासी, इक्यासी ऐसे कृत्य के बारे में बोलता है कि उस कृत्य को करने वाले को पता है कि मैं इस कृत्य को करूंगा तो सामने वाले को क्षति होगी, है ना। मतलब इसके बीच की कड़ी आप बोले तो एक कृत्य करने कोई जा रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे आपको क्या है, ज्ञान है, करने वाले को ज्ञान है कि मैं ये करूंगा तो ये क्षति होगी, ये क्षति होगी, ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये जो कार्य कृत्य कर रहा है वो सद्भाव पूर्वक कर रहा है। मैं मेंसरिया पे मैंने इतना बड़ा लेक्चर क्यों दिया, दुराशा पे मैंने कितना लेक्चर क्यों दिया कि सोच आपको पकड़ना है क्राइम में, रीजन बिंग कि आपको पूरी जगह में सद्भाव सद्भाव। और जब भी कोर्ट कचहरी में एक अच्छा एडवोकेट वकील होता है तो वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कि सर ये मर्डरर नहीं है, रेपिस्ट नहीं है, वो हमेशा ये बोलता है कि सर इसने सद्भाव में ये काम किया, इस वजह से ये हो गया। तो हमेशा वो साधारण स्पष्टीकरण की जो धाराएं हैं इसका हमेशा रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण करता रहता है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को पता है कि उसने कोई कृत्य किया और उसे ज्ञान भी है कि ये काम मैं करूंगा तो सामने वाले को क्या होगा, नुकसान होगा, क्षति होगी, लेकिन फिर भी वो सद्भाव पूर्वक किया, मतलब बुरे इरादे से नहीं किया, एक अच्छे इरादे से किया। इसका एग्जाम्पल कैसे, डॉक्टर, डॉक्टर, है ना, इसको पता है कि मैंने सर्जरी नहीं की, पेशेंट इसका कोई है, पेशेंट है, तो मैंने इसकी सर्जरी नहीं की तो ये क्या होगा, मर जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, है ना। इसको ज्ञान है डॉक्टर को कि सर्जरी नहीं हुई तो ये मर जाएगी, और हो सके सर्जरी के ड्यूरेशन में, है ना, सर्जरी इतनी खतरनाक है कि सर्जरी के ड्यूरेशन में भी 99% चांस है आपके मरने का। आपको ज्ञान है कि क्षति होगी, बहुत गहरी होगी, क्योंकि आप एक नॉर्मल सर्जरी भी करने जा रहे हैं तो वहां पे भी क्षति होती है, आपका पेट फाड़ा जाता है, ठीक है, आपकी काफी अतड़ियां उलाटी जाती हैं, तो ये ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो डॉक्टर को वहां पता है कि आपकी क्षति कर रहा है, लेकिन वो क्षति क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको कोई बड़ी क्षति ना हो, क्षति ना हो, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोई कृत्य कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि उसको सद्भाव पूर्वक कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात वो ज्ञान है, उसको ज्ञान है, तीसरी बात ज्ञान है, किस चीज की ज्ञान है, कि जो आपकी क्षति होगी, चौथा पॉइंट क्षति होगी, लेकिन वो क्षति क्यों कर रहा है कि बड़ी क्षति, पांचवी बात बड़ी क्षति ना हो, इसमें डॉक्टर वाली बात, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से दो घरों में आग लग गई है, दो घरों में आग लग गई है, लगी है। एक घर में भी मान लीजिए कुछ लोग हैं, दूसरे घर में भी कुछ लोग हैं, सामने वाला जो है देखता है, ठीक है, सामने वाला देखता है कि उसके पास, सपोज दैट मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि ये उसके पास एक घर है, नजदीक है, दूसरा वाला क्या है आपका, दूर है, दूर है, ओके। इसमें आग आपकी ज्यादा लगी है, आग बहुत ज्यादा है, इसमें आग आपकी कम है, लेकिन फिर भी इतनी लगी है कि अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकते। यहाँ पे ये 2 मिनट में पहुंच सकता है, और यहाँ से भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 मिनट में पहुंच सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य है, यहाँ पे आपके 5 सदस्य हैं। तो इसको कैलकुलेट होके पता चल गया कि यहाँ पे मैं पहुंचूंगा भी, नजदीक है, सब कुछ है, आग पूरी तरीके से लग गई है, लेकिन मैं यहाँ पहुंचूंगा भी तो इतनी आग लग गई कि मैं खुद अंदर नहीं जा पाऊंगा, है ना। और इसको जलते हुए देखना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं कोई सुपर हीरो या आपका कोई कैप्टन अमेरिका नहीं हूं, या कोई कृष्ण नहीं हूं कि मैं इसे उड़ा के बचा ले जाऊं, ठीक है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ये देखेगा कि मैं यार कुछ भी नहीं कर सकता, इसे देखना ही पड़ेगा मरते हुए। तो इसको मरते हुए देखो, इससे बढ़िया मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे आग आपको कम लगी है, मैं यहाँ पे जैसे तैसे उखाड़ पुखाड़ के हल्का फुल्का मान लीजिए थोड़ा बड़ा जलूंगा, जलने के बाद मैं अंदर घुस सकता हूं, और मैं कह रहा हूं 5 को नहीं, लेकिन कम से कम मैं 3 को बचा सकता हूं, 3 को बचा सकता हूं। तो इतना इसने सोचा, कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन में इसका सद्भाव था, देखिए क्षति हुई, इसको पता है कि यहाँ पे नहीं जाऊंगा, ये मर जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी थी
कि आग ऐसी लगी थी ना तो ये अंदर जा सकता था ना इसको बाहर निकाल सकता था। तो आपको वो इस तरीके से सिचुएशन हो, मतलब आपको फायर ब्रिगेड की जो है जो उनका वेट करना पड़ेगा, वो आएंगे तो उसको आग को बुझाएंगे। तो तब तक ये देख नहीं सकता था, इधर 5 लोग जल रहे थे तो उनको लगा कि पहले इसमें से कम 3 को बचाऊं। तो इसके बचाने के चक्कर में एक इधर और आपके 2 इधर, 3 मर गए। तो क्या ये दोषी है? आंसर इज नो। इसको पता था कि मैं इधर जाऊंगा तो 3 को बचा लूंगा, इधर जाऊंगा तो 1 को बचाऊंगा। इट मींस यहां पे क्षति तो हुई, इसने कृत्य भी किया, इधर गया, है ना। वो कृत्य सद्भाव पूर्वक किया, क्योंकि इसका भाव किसी को मारना नहीं था, किसी को बचाना था। और इसको ज्ञान भी था कि अगर मैं इधर गया तो ठीक है ये मर जाएगा और इसमें से बहुत हद तक 3 लोग को बचा पाऊंगा। जिसे पता था कि इतने लोग मरेंगे, क्षति, लेकिन फिर भी ये गया कम से कम बड़ी क्षति ना हो। बड़ी क्षति मतलब क्या, कि आपको कम से कम 3 लोगों को तो बचाया, है ना, 3 लोगों को बचाया। तो ये आपका 81 के अंतर्गत हो गया, धारा 81 के अंतर्गत। 82 और 83 को देखते हैं। 82 ये बात बोलता है सिंपल शब्दों में कि अगर कोई भी अपराध 7 साल से छोटे बच्चे के द्वारा की गई है तो वो अपराध क्या है, वो अपराध नहीं होगी, है ना। इसी के संग संग 83 भी बोलता है, जब इसमें अपराधी है ही नहीं और वहां पे क्लियर है कि 7 साल से छोटा बच्चा है, तो इसमें कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 7 साल से छोटे बच्चे के द्वारा किया गया है तो वो अपराध नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप 7 साल से छोटे बच्चे के से कुछ भी अपराध करके, ठीक है, मतलब अपराध आपने किया है लेकिन आपके घर में ये 7 साल का कोई छोटा बच्चा है तो उस पर क्लेम वगैरह ठोक के आप बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल्स हैं, कमियां हैं कानून की, और इसी कमी के द्वारा अपराधी जो हैं बचते हैं। ठीक है, इसी वजह से कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण स्पष्टीकरण आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो पॉइंट है कानून के, अपराध की वो कड़ियां हैं जहां से एक अपराधी बच के निकलता है। और इसको ही जो समझ गया तो एक बढ़िया आपका बोलते हैं क्रिमिनल लॉयर बन जाता है। और क्रिमिनल लॉयर कैसे बना है, वो अपराधियों को बचा बचा के बना है। और इसी चीज को कोई दरोगा समझ गया तो एक अच्छा भी बन सकता है, बुरा बन सकता है, क्योंकि एडवोकेट अपराधी को बचाने वाले भी होते हैं, अपराधी को सजा दिलाने वाले भी होते हैं। तो ये डिपेंड टू पर्सन होता है। 83 बात करते हैं, कोई भी अपराध 7 साल से बड़े बच्चे के द्वारा बट किंतु, ठीक है, 12 साल से छोटे बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया गया हो, ठीक है, लेकिन उसको क्या हो, समझ ना हो। इसके संग संग प्लस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ ना हो कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया, जो मैंने किया कृत्य किया वो क्या किया, उसको समझ ना हो। उम्र 7 से 12 के बीच हो, उसने जो अपराध किया उसको ज्ञान ना हो कि यार ये मैंने कर क्या दिया, ये हो क्या गया, उससे कुछ हुआ तो उसको अजीब सा भी लगा कि मुझसे हो सके किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया हो, तो मैंने क्या कर दिया, ये चीज है। तो आपका उम्र 7 से 12 के बीच होनी चाहिए, दूसरी बात समझ ना हो, ये चीज है। लेकिन कोर्ट इसमें देखेगी कि क्या आपके बच्चे की उम्र 7 से 12 तो है, ठीक है, लेकिन ये क्या समझदार है, ये जो नेचर है, जो इसने अपराध किया है, चोरी की है, किसी को चाकू मारा है, कुछ किया है, क्या उस नेचर को, उस अपराध को ये समझ सकता था, है ना। हो सके वो टीवी में देखते देखते सीख गया हो कि जो चोरी करते वो करोड़ों में खोलते हैं ना, कि रूप की रानी चोरों का राजा, उसने अनिल कपूर की पिक्चर देखी और उसको दिमाग में आया कि हाँ बस अब चोरी करूंगा और मैं अनिल कपूर की तरह मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। और वो चोरी करने इस तरीके से घरों में घुस गया और वो पकड़ा गया, क्योंकि वो बच्चा था, वो फिल्म देख के उतना ही एक्शन करने की कोशिश किया। तो उसने सीखा, उस समझ को उसने डेवलप किया उस फिल्म को देख के, है ना, रूप की रानी चोरों का राजा, उसको देख के उसने डेवलप किया। तो यहाँ पे उसने अपने समझ को डेवलप किया। तो ये कोर्ट चेक करेगी कि क्या इसको समझ है, जो अपराध इसने किया है इसको समझ है कि उसका मतलब क्या होता है चोरी का मतलब, इसने किसी को चाकू मारा तो उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा है 7 साल के, उसको ज्ञान नहीं कि मैं किसी को चाकू मार दूंगा तो सामने वाला मर जाएगा, लेकिन हो सके 7 से 12 साल के बच्चे को ये समझ हो कि मैं इसको चाकू मारूंगा तो मर जाएगा। रीजन बिंग, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है तो आपका जो आईक्यू लेवल, जो समझदारी है, वो भी बढ़ता है। हम लोग अपने बचपन में हो सके मोबाइल तो था ही नहीं, लेकिन रहता भी या उस तरीके से होता तो फिर भी जो आज की जनरेशन, आज के बच्चे आप देखेंगे 4 या 5 साल पे वो मोबाइल या वीडियो गेम के संग खेल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए अब आज भी काफी डिफिकल्ट होता है कि काफी टफ गेम है तो उनके संग खेल नहीं पड़ते हैं। इट मीन्स कि जनरेशन टू जनरेशन जो बच्चे होते हैं उनकी जो समझ है वो बढ़ती है। तो हो सके आने वाले फ्यूचर में जो आपका 83 है इसको और सख्त किया जाए, उसको उम्र को घटा के, क्योंकि 7 साल का बच्चा समझ जाता है तो यहाँ पे उसको उम्र को घटा के कुछ और किया जा सकता है। खैर ये फ्यूचर की बात है।
तो आज का लेक्चर इतना ही रहा, और आज के लेक्चर में टोटल पॉइंट है, और इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो जो पेड कोर्सेज वाले हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं, और जो उस तरीके से कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।